आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप प्रोग्राम आईना की खुसूसी किस्त देख रहे हैं पेशावर ट्रेन स्टेशन से, जहां पे जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जो है वो शुरू हुआ जाता है। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पे पंडाल में। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके थोड़े ही दूर हमसे जो पंडाल सजाया गया है, और ये वो ट्रेन आपको थोड़ी देर पहले हमने दिखाई जिस पर लॉन्ग मार्च होना है। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जो है वो करप्शन के हवाले से है, और ये करप्शन का मामला जो है पनामा लीक्स से पहले ही जमात इस्लामी टेकअप कर चुकी थी और कह रही थी कि मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो आसमानों को छू रही है और हम करप्शन के खिलाफ हैं और हमें काम करना है, और जब तक करप्शन मुल्क से ख़त्म नहीं होती है मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा ख्याल है बात सच साबित हुई उनकी, क्योंकि पनामा लीक्स ने तमाम कत्था चट्ठा जो है हमारे बड़े बड़े सियासतदानों का और उनके साथ पाकिस्तान के अशराफिया का वो खुलकर सामने आ गया। थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर दें इस ट्रेन मार्च के हवाले से। सिराजुल हक साहब आज जहाँ से इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे और मुख्तलिफ छोटे और बड़े शहरों के सफ़र करते हुए वो लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर से ये कराची कंक्लूड होगा। ये जो मार्च है, ट्रेन मार्च जो है, इसका मसरफ क्या है वो आज हम बात करेंगे। लोगों से भी बात करेंगे जो इस जलसे में शामिल हैं, और सिराजुल हक साहब से भी हम बात करेंगे, जिनसे पूछेंगे कि क्या जमात इस्लामी इस ट्रेन मार्च के ज़रिए पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म कर लेगी। ये बड़ा सवाल है। अगर करप्शन ख़त्म नहीं की जा सकती है इस ट्रेन मार्च से, तो इस ट्रेन मार्च का मकसद क्या है? क्या इस ट्रेन मार्च का मकसद ये है कि पनामा लीक्स के बाद मुल्क के अंदर जो एक खलफशार है, मुल्क के अंदर जो एक बुखार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, और कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों को ये इदराक है कि मुल्क के अंदर शायद पनामा लीक्स की पादाश में इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेन मार्च के हवाले से ये जमात इस्लामी का एक ऐसा प्लान है जिससे वो 2 या 3 जो हैं काम एक तीर से इकट्ठे करना चाहते हैं। अपने वोटर को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पनामा के भंवर में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर रखना चाहते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने आप को, अपनी जमात को, अपने वोटर को जो है मुतहर्रिक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर मामलात ज़्यादा बिगड़े तो जल्द इलेक्शन भी पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है। और ये सिर्फ जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र नहीं है, ये नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ जमातों का भी है, जो उनके कामों से हमें उसका अक्स भी मिलता है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो वो भी जलसे करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट्स देते हुए और जलसों से खिताब करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम खुद हुकूमती जमात को देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो वो भी जलसे जलूस करते हुए नज़र आती है, क्योंकि शायद जैसे हम पहले कह चुके हैं कि कहीं ये डर मौजूद है कि हो सकता है ये हुकूमत जो है अपनी टर्म पूरी किसी तरह ना कर पाए, सियासी पार्टियां जो हैं वो हुकूमत से टकराएं और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले करवाना पड़ जाए। ये हो सकता है ये बात या ये जो डर है मफरूज़ा साबित हो, लेकिन ये तमाम तर जो आप कोशिशें और काविशें देख रहे हैं, हमारे ख्याल में और मुख्तलिफ सियासी जमातों के ख्याल में ये नए या जल्द या वक्त से कबल इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए भी है। आइए हम चलते हैं, सिराजुल हक साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों ट्रेन मार्च कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं कि लोग कल उनसे ये सवाल करें, जनाब आप तो हमें बड़े ट्रेन पर चढ़ा कर ले गए थे, बताइए इस ट्रेन मार्च से पाकिस्तान के अंदर करप्शन कैसे ख़त्म हुई, पाकिस्तान जो है वो कब मुख्तलिफ पाकिस्तान बनेगा जिसके अंदर लोग जो हैं वो सुख का सांस लेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क के अंदर सुखी हों। आइए चलते हैं, सिराजुल हक साहब से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम सिराजुल हक साहब के साथ अमीर जमात इस्लामी मौजूद हैं। ट्रेन मार्च जारी है। 2-3 जगह सिराजुल हक साहब रुके, अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाया। करप्शन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क करप्शन की मौजूदगी में चल नहीं सकता, आपको इसको ख़त्म करना है। ट्रेन मार्च चलता रहेगा। ट्रेन मार्च के बाद क्या करेंगे? हमें नज़र आता है कि सिराज साहब आप लोगों को जो है मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन मार्च कराची में ख़त्म होगा, तो क्या कोई पस मंज़र में कोई बड़ी कैंपेन मौजूद है ताकि आप करप्शन के हवाले से और लोगों को मुतहर्रिक करने के हवाले से ये कारवां आपका ट्रेन मार्च के बाद भी चलता रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि मुल्क में जो बेरोज़गारी, महंगाई और बदअमनी है, लोड शेडिंग है, गुर्बत है और अफलास है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, इलाज बहुत महंगा हो गया है, वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन करप्ट माफिया, करप्ट सिस्टम और करप्ट लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एक जहन्नम बनाया है गरीब लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि अब आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस करप्ट माफिया का एहतसाब हो। सिराज साहब, ये करप्ट माफिया की जब आप बात करते हैं तो पनामा लीक्स में तो हमें पता चलता है इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं उसी गंगा में हाथ धोते रहे हैं करप्शन की, जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप ग्रुप के खिलाफ बात कर रहे हैं, अशराफिया के खिलाफ बात कर रहे हैं या हुक्मरानों के खिलाफ बात कर रहे हैं? देखिए, यही अशराफिया है जो हुक्मरानों की सूरत में भी है और जो हज़्ब इख्तिलाफ में भी मौजूद है। पनामा लीक्स में सिर्फ वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों के नाम है। इस तरह लंदन में ऑफशोर कंपनियां हैं, बहुत सारे लोगों के। दुबई लीक्स है, स्वेस बैंक में अरबों डॉलर हमारे इस करप्ट लोगों के पड़े हैं, और सैकड़ों नहीं है, हज़ारों की तादाद में। इसलिए हम चाहते हैं कि अदालत के ज़रिए, एक कमीशन के ज़रिए इसका एहतसाब हो। लेकिन अगर हमने महसूस किया कि कमीशन नाकाम है, अदालत नाकाम है और पार्लियामेंट के अंदर भी वही लोग हैं जो इसको छुपाने की कोशिश करते हैं और सुनी अनसुनी की कोशिश करते हैं, तो फिर ट्रेन मार्च के बाद एक और मार्च भी हो सकता है। और उस दिन से हुक्मरानों को डरना चाहिए जब झोंपड़ियों के लोग, देहातों के लोग, गरीब और मेहनत कश किसान और देखान इनके मुहासरा करें, इनके दफ्तरों का मुहासरा, इनके कोटियों का मुहासरा। इसलिए अब हमारे हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरबान होंगे और करप्ट माफिया का गिरबान। आप जो कह रहे हैं कि मुहासरा इनका हो सकता है, उसमें सबसे जो मेरा ख्याल है पेश रोल जो है वो एक जमात का है या एक सियासी जमात का है। आप एक सियासी जमात हैं, आप क्या कर रहे हैं उस मुहासबे के लिए? आप कहां तक जाएंगे उस मुहासबे के लिए? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि अब सियासी पार्टी होने के नाते हम एक हद तक जाएंगे, निज़ाम को डीरेल नहीं करेंगे। तो ये हुकूमत को निज़ाम के साथ कंफ्यूज करना भला नहीं लगता? देखिए, निज़ाम का मतलब करप्ट निज़ाम नहीं। निज़ाम का मतलब वो निज़ाम है जिसमें शफाफियत हो, जिसमें कानून की हुक्मरानी हो, जिसमें गरीब परवरी हो। ये तो कोई निज़ाम नहीं है कि कुछ लोगों के कुत्ते पुलाव खाते हैं, कुछ लोगों के घोड़े भी एयर कंडीशन हालों में होते हैं और गरीब का बच्चा गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करने पर मजबूर हो। मैं तो इस निज़ाम को नहीं मानता हूँ। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त वज़ीर फिर रहे हैं कि मेरा पनामा लीक्स के अंदर नाम नहीं है, नाम मेरे बच्चों का आया है और हम उसको जस्टिफाई करेंगे, कमीशन में जाएंगे, आपको हम तमाम तर जो सबूत हैं या शवाहिद हैं वो पेश करेंगे। और जो पार्लियामान के अंदर उनका पॉलिसी बयान था, आप उससे सेटिस्फाइड थे? वज़ीर आज़म साहब ठीक कह रहे हैं? नहीं, उनके तकारीर में बहुत तजादात है, उनके स्टेटमेंट में तजादात है। उनकी तकरीरों से अवाम तो मुतमईन नहीं हुआ, पार्लियामेंट के लोग मुतमईन नहीं हुए और अवाम को यकसुई नहीं हुए, बल्कि उनके तकारीर से और भी कन्फ्यूज़न में इजाफा हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म, उनका टोला और हज़्ब इख्तिलाफ में भी जिन जिन के नाम है सबका एहतसाब होना चाहिए, और सिर्फ सियासतदानों का नहीं, उन ब्यूरोक्रेट का भी जिन्होंने अवाम को लूटा है। अब देखे, बलूचिस्तान में अवाम तो पानी के लिए तरस रहा है, उनके मटकों में पानी नहीं है, लेकिन हुक्मरानों के पानी के टैंकों में नोट मौजूद है, कालीन के नीचे नोट है, कमरों में नोट, अलमारियों में नोट, और हर तरफ नोट ही नोट। तो एक कैसा निज़ाम है? इसलिए इस निज़ाम को बचाने की जो भी बात करता है उसका मतलब यह है कि वो करप्शन को बचाने की बात करते हैं। मैं ठीक है, मैं आइन के हक़ में हूँ, जमहूरियत के हक़ में हूँ, लेकिन जमहूरियत भी इसकी इजाज़त तो नहीं देती है कि करप्शन आम हो
اور غریب بھوکا مرے. नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब से पूछेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़े के हवाले से अब जमात कहाँ खड़ी है. कुछ सियासी पार्टियां जो हैं डिमांड करके यू टर्न लेती हुई नज़र आती हैं. सिराज साहब, जमात इस्लामी पनामा लीक्स भी आ चुका है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले सिराज साहब पनामा लीक्स वालों को तो आप साफ़ करें. वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़े के हवाले से आपने मुतालबा किया, आप मुतालबे पे कायम हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और वो किस चीज़ पे मुनहसर है कि आप सही जोर लगाएंगे उसके ऊपर कि वज़ीर आज़म साहब नीचे आ जाइए, बहुत हो गई. देखिए, अपोजिशन और हुकूमत ने एक कमेटी का ऐलान किया है. हम उसको वाच करते हैं, उसको देखते हैं कि वो TORs ऐसे बनाते हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब का, उनके टोले का और हज़ब इख्तिलाफ के उन लोगों का एहतसाब मुमकिन हो जिनके नाम आए हैं, जिनके नाम लंदन लीक्स में, जिनका नाम दुबई लीक्स में, जिनका पैसा स्वेज बैंक में, जिन्होंने करोड़ों और अरब कर्ज़े लेकर वैसे माफ़ करवाए हैं. मैं हैरान हूँ कि बैंक तो आपको मुझे घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन बड़ों को वो अरब हाट देते हैं और फिर 2, 4, 10 साल के बाद उसको माफ़ करवाते हैं. ये कैसा अजीब निज़ाम है. आप बिजली का बिल अदा ना करें तो बिजली वाले आपका मीटर ले जाते हैं, लेकिन इनके पीछे अगर अरब और अरब हा के कर्ज़े हैं तो जनाब उसको माफ़ करवाते. एक ख़ानदान के 23 अरब माफ़ करवाए गए. हम इस निज़ाम को नहीं मानते. इसलिए मैं देखता हूँ कि अगर TORs बन गए और मैं मुतमईन हुआ कि इसके नतीजे में वो कमीशन बनेगा जो तहकीक भी करे और जो सज़ा भी तजवीज़ करे, और उसके नतीजे में ये करप्ट लोग सियासत से आउट हो, जमहूरियत से आउट हो और किसी भी सियासी ओहदे और सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाए, मैं समझूंगा कि ये सही ट्रैक पे है. लेकिन अगर मैंने महसूस किया कि मुकाव है तो ट्रेन मार्च के बाद फिर अवामी मार्च भी हो सकता है. ट्रेन मार्च के बाद अवामी मार्च हो सकता है. आपने अपोजिशन के हवाले से बात की, आपने कहा है कि जो अपोजिशन के लोग मौजूद हैं जिनका पनामा लीक्स के अंदर, दुबई वाले मामलात के अंदर नाम आया, उनका भी एहतसाब किया जाए. तो उनकी पार्टियां जो इस वक्त TORs बनाने में इंगेज्ड हैं, MQM की बात करते हैं जिन्होंने पहले कहा कि हम तो जनाब आली वज़ीर आज़म के खिलाफ अब नहीं जाएंगे, अपोजिशन से बाहर निकल आए. फिर और जमातें ऐसी मौजूद हैं जिनका माजी के अंदर आप किरदार देखते हैं तो वो कंधा देने वाला किरदार है. उसमें आप उम्मीद रखते हैं कि ऐसे TORs बनाए जाएंगे जिसमें सज़ा भी तजवीज़ की जाएगी, जिसमें डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा. तो कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है आप? नहीं, मुझे इसलिए पुरुमीद होना चाहिए कि मायूस आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है. मायूस आदमी अल्लाह को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं पुरुमीद हूँ. बाकी रहा MQM का मामला, वो बहुत डिस्टर्ब रहे, वो न इधर के रहे न उधर के रहे, और वो इस लम्हे को भी हुकूमत से कोई बारगेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे. लेकिन बहरहाल वो कितना कामयाब हुए कितना कामयाब नहीं हुए. लेकिन मैं समझता हूँ मैं सारा केस अवाम के पास ले जा रहा हूँ कि अगर कराची से लेकर चतराल तक अवाम बेदार मुमकिन है, जिसमें जिस तरह चाइना में हुआ, जिस तरह सिंगापुर में हुआ, जिस तरह फ्रांस में हुआ, जिस तरह मलेशिया में हुआ, जिस तरह ईरान में हुआ, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता है. इसलिए मेरे ख्याल में एक मुजरिम कभी भी नहीं चाहता है कि उसका एहतसाब हो, लेकिन ये माशरे की ज़रूरत है कि मुजरिम के हाथ में हथकड़ियाँ डाली जाए. अभी तक आप अगर वज़ीर आज़म साहब का किरदार देखते हैं, आपको क्या महसूस होता है? आप कह चुके हैं कि पनामा लीक्स के अंदर जो लोग आए हैं उनमें वज़ीर आज़म साहब के ख़ानदान का नाम है. वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये छोड़ देनी चाहिए सीट. तो आप देखकर मवाद कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अदालत का ठप्पा लग जाए तो बेहतर है. मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक में हुक्मरानों पर इस तरह इल्ज़ामात थे, उन्होंने असम्बलियों में जाकर या तो माफ़ी मांगी या अखलाकी जुर्रत का इज़हार करके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, या उस वक़्त तक वो अपने मनसबों से अलहदा हो गए जब तक फ़ैसला ना हो. मेरे ख़्याल में अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान और वो सारे लोग जो वज़ीर आज़म के अलावा भी इस पूरी केस में इन्वॉल्व है, इस स्कैंडल में इन्वॉल्व है, वो अगर फ़ैसला आने तक अपने मनसबों से अलहदा हो जाए, मेरे ख्याल में इससे उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और हमारे मुल्क में एहतसाब का निज़ाम स्ट्रांग हो जाएगा. सिराज साहब, हमने माजी में कमीशंस देखे, उनकी रिपोर्ट्स भी देखी, जो मामलात उसके बाद आए वो भी आपको मालूम है.
تو ہمیں نظر شاید یہ آتا ہے کہ کمیشن کے فیصلے کے بعد بھی آپ کو سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پر فیصلے کرنے پڑیں، شاید سڑکوں پر نکلنا پڑے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم نے دیکھا ایک ایسی جماعت ہے جس نے دھرنا دیا، لوگوں کو باہر نکالا۔ تو آپ کے خیال میں جماعت بھی ایک بڑی جماعت بن کے، جماعت اسلامی بھی بڑی سیاسی جماعت بن کے سڑکوں پہ اوپر آتے ہوئے دکھائی دے گی آپ کو؟ جماعت اسلامی چترال سے لے کر کراچی تک گلیوں اور کوچوں میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی طاقت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر وہ جاگیردار، وہ کرپٹ مافیا، وہ سرمایہ دار ٹھیکیدار نہیں ہے جو دوسرے جماعتوں میں ہیں، لیکن یہ بہرحال عوام کی ایک ترجمان جماعت ہے۔ میں پہلے مرحلے میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کو مجبور کریں کہ اسی طرح کمیشن نہیں جو حمود الرحمان کمیشن تھا یا ایبٹ آباد کمیشن تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ کمیشن بنے جو تحقیق بھی کر سکتا ہو اور جو سزا بھی تجویز کر سکتا ہو۔ اس لیے اگر کمیشن کے ساتھ یہ اختیار نہ ہو کہ کسی کو 25 سال جیل میں ڈالے، سیاست سے آؤٹ کرے، سیاسی منصب، سرکاری منصب کی پابندی نہ لگا سکے، تو پھر یہ کمیشن صرف ایکسرسائز پر نہ تیں گے۔ ہمیں معلوم یوں ہوتا ہے کہ جس کے خلاف انکوائری ہونی ہے وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، شاید ان کے خلاف انکوائری اتنی مؤثر ثابت نہ ہو۔ آپ کے خیال میں اگر یہ معاملہ لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچتا ہے، منطقی انجام تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب سے بڑی اس وقت ذمہ داری کس کی ہے اور اسے کیا کرنا ہے کہ معاملات کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، جو بہت ساری سیاسی پارٹیاں اس وقت کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اگر ایک خلیفہ وقت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے اور ایک عام دیہاتی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ غنیمت میں ہم سب کو ایک ایک چادر ملی تو آپ نے کیسے 2 چادروں سے قمیص بنائی، اور ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کا چادر اپنے والد کو دیا تھا۔ اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو آج دن ہے مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اور ایک عام آدمی اٹھتا بھی ہے، تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور قانون اور غریبوں کے لیے اور قانون، ایسا معاشرہ اور ایسا ملک نہیں چل سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ سارا جدوجہد، یہ جو ٹرین مارچ ہے یا عوامی مارچ، یہ بیداری ہے، اس لیے میں حق کر رہا ہوں کہ حکمران اور اپوزیشن میں جو لوگ کرپشن میں انوالو ہے وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہ کرے، اور ہم چاہیں گے اگر انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا اور ایسا احتساب نہیں ہوا جس سے لوگوں کی پیاس بجھ جائے، جس سے عوام مطمئن ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ لمحے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے عوام خود ہی یوم الحساب بنائیں گے۔ پھر چوک اور چوراہوں میں احتساب ہوگا، پھر یہی غریب لوگ، یہی کسان، یہی دہقان، یہی کاشتکار، یہی جھونپڑیوں والے، یہی محروم مظلوم لوگ ان کے گھروں کے، ان کے ایوانوں کے محاصرے کریں گے۔ تو میرا سوال تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ تعین کر دیں ذمہ داری کا اس وقت، کہ کس کے کندھوں پہ کتنی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری ہے اس وقت۔ اگر کوئی تعطل پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کی ہٹ درمی سے پیدا ہوگا اور اس کی ذمہ داری کیا ہے اس وقت؟ میں اب کلیئر بات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہمیں بتائیے ان کو کیا کرنا ہے اس وقت۔ دیکھیے، ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جس کا منصب جتنا بڑا ہو اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم صاحب کا منصب سب سے بڑا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا، لیکن وہ مینڈیٹ اس کام کے لیے نہیں تھا جس میں وہ اور ان کا ٹولہ ملوث پائے گئے، اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری وزیر اعظم پر ہے، پھر ان کے ٹولے پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انصاف کی بات کرتا ہوں، اپوزیشن کے وہ سب لوگ جن کے نام پاناما لیکس میں ہے یا لندن لیکس میں ہے یا ملیشیا اور دبئی لیکس میں ہے، جنہوں نے قرض لیے ہیں، قرضوں کو ہڑپ کیا ہے، معاف کروائے ہیں، وہ سب کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ سراج صاحب، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، آپ نے بارہا اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں اور انہیں اپنے نام جو ہے صاف کروانے ہیں، تو لگتا کچھ یوں ہے کہ اس نظام کے اندر یا اس حمام کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ننگے پائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں، ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں پھر انصاف کیسے ہوگا؟ جب آپ کہیں گے قرضے معاف کرنے والوں کو بھی پکڑ لو، آپ کہیں گے جو 3 دہائیاں پہلے جس نے کرپشن کی اس کو بھی پکڑ لو، تو پھر یہ کیسا منطقی انجام تک پہنچے گا؟ سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ آپ ہمارے سپرد کر رہے ہیں جناب، اتنا دیجئے جتنا سب کو ہضم ہو جائے۔ دیکھیے، 20 کروڑ عوام ہے، اس میں کتنے ایسے کرپٹ لوگ ہیں؟
7,000 ہوں گے، 17,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، تو اگر 20 کروڑ عوام کے مستقبل کے لیے 17-20,000 کی قربانیاں دی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیشن بنے اس کو با اختیار بنایا جائے۔ با اختیار بنانے کے لیے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، جو پروسیڈنگز چل رہی ہوں اس کی وہ عوام کے سامنے ہوں، روزمرہ کی بنیاد کے اوپر جو سزا تجویز کی جائے، قانون کے اندر یہ لکھا جائے کہ یہ کمیشن، کیونکہ کمیشن میں ہم جانتے ہیں پہلے سزا تجویز تو کی جاتی ہے، ریکمنڈیشنز تو دی جاتی ہیں، لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیا لائحہ عمل چاہیں گے کہ آپ اس کا اطلاق ہو؟ دیکھیے، جو 1956 میں کمیشن کے اختیارات ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک تحقیقات ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو مجبور کرے کہ وہ کمیشن کو اختیارات دلانے کے لیے پہلے قانون سازی کرے۔ اگر حکومت قانون سازی پر راضی نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت احتساب ہی نہیں چاہتی ہے، اور وہ پھر ایک بار وہ رات گئی بات گئی کے مصداق اس سارے مسئلے کو چھپانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو ساری جدوجہد ہماری ہے یہ اس کام کے لیے ہے کہ صرف سیاستدان چور نہیں ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے۔ ابھی یہ جو بلوچستان میں ایک ہی گھر میں، ایک ہی بیوروکریٹ کے گھر میں 1 ارب سے زیادہ کرنسی پائی گئی، یہ ایک دیکھ کے چاولوں میں سے چند دانے ہیں۔ سب کے گھر اسی طرح پڑے ہیں، سب کے الماریوں میں ایسے پیسے موجود ہیں، سب کے ٹینک میں ایسے پیسے موجود ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور۔ اگر عوام بیدار نہیں ہوئے تو میرے خیال میں ہمارا مستقبل پھر بہت ہی خطرناک ہے۔ اب بھی عوام بیدار نہیں ہوئے تو مستقبل جو ہے آپ کہہ رہے ہیں خوفناک ہے۔ ہمیں یہ بتائیے گا تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی آپ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاناما لیکس کے اندر نام آئے ہیں کمیشن میں ان کے نام بھی دیے جائیں، وزیر اعظم صاحب کا بھی احتساب کیا جائے، اپوزیشن کے لوگوں کا احتساب کیا جائے، آپ کی جو پارٹنر جماعت ہے خیبر پختونخوا کے اندر ان کے بڑے لوگوں کے نام آئیں، جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے اور لوگوں کے نام ہے، وہ بھی کلیئر کروائیں۔ میں ایک بار پھر آسان الفاظ میں کہوں گا کہ میں ایک ایسا عدالتی نظام چاہتا ہوں جو صرف بازار کے مزدور کا احتساب نہ کرے۔ ایوانوں میں جو لوگ موجود ہیں، موجودہ لوگ یا سابقہ لوگ، جس نے بھی پیسہ کایا ہے، عوام کو لوٹا ہے، سب کا احتساب ہو۔ نام اگر ہم لینا چاہیں گے تو ہم کتنے 100 آدمیوں کے نام لیں گے، لیکن یہ تو ہزاروں میں ہے، پورا استبل ایسا ہی ہے۔ اس لیے XYZ نام لیے بغیر ہم یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی سیاسی پارٹی کا رہنما ہو، کوئی MNA، MP، سینیٹر، بیوروکریٹ، سابق جج، جرنیل، جو بھی ہو، سب کا احتساب میں چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر TORs یا ضابطہ کار میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ کمیشن صرف اپنی ریکمنڈیشنز دے گا یا فیصلہ سنائے گا، پنشمنٹ کے لیے قانون کے اندر یہ تجویز نہیں رکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی کمیشن کا فیصلہ آئے گا وزیر اعظم کو اگر گلٹی پایا گیا تو وہ مستعفی ہوں گے، وہ سزا کے لائق ہوں گے، تو آپ مان لیں گے؟ ایسا کمیشن تو مجھے منظور ہی نہیں ہے جو صرف ریکمنڈیشن دے دے، اور کمیشن کا کام صرف مسجد کے مولوی کی طرح، مولوی صاحب کی طرح تقریر کرنا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا بھی تجویز کرے اور امپلیمنٹیشن کے اختیارات بھی ہوں ان کے ساتھ۔ اور اگر اس معاملے میں TOR ضابطہ کار طے نہیں ہو پاتا ہے پھر جماعت اسلامی کی کیا فوری لائحہ عملی کیا ہوگی؟ عوامی تحریک جاری رہے گی، عوامی تحریک ہوگی، عوامی مارچ ہوگی۔ عوامی مارچ ہوگی۔ ہمیں یہ بتائیے گا جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جب تحریک چلاتی ہے بہت سارے لوگوں کو باہر سڑکوں پر لے کر آتی ہے، لیکن جب الیکشن میں جاتی ہے تو وہ اس کا عکس جو ہے الیکشن میں نظر نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے، اور کیا تجاویز آپ اپنی پارٹی کے اندر نئی متعارف کرا رہے ہیں تاکہ یہ ووٹ جو ہے ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کے پاس آئے؟ دیکھیے، ملک میں جس طرح مالی کرپشن ہے نا، جس کی وجہ سے آپ اور ہم سب غریب ہیں، اسی طرح ملک میں انتخابی کرپشن ہے، اور انتخابی کرپشن اس سے بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ جس ملک میں لوگ پولنگ عملہ خریدتے ہیں، پولنگ سٹیشن خریدتے ہیں، الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کریں، لیکن ارب ہاں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی لاہور میں آپ نے نہیں دیکھا، لودھرا میں آپ نے نہیں دیکھا، ضمنی الیکشن میں آپ نے نہیں دیکھا۔ تو جس طرح مالی کرپشن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، اسی طرح
یہ جو انتخابی کرپشن ہے اس کا راستہ بھی روکنا ہے، اور آئندہ الیکشن سے قبل اگر ہم انتخابی معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکے، اصلاحات نہیں لا سکے، الیکشن ریفارمز نہیں لا سکے، تو ایک الیکشن جو ہے وہ ایکسرسائز پر نتنگ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ پھر عوام کو نہیں ہے، وہ سرمایہ داروں کا ایک کھیل ہے، پیسے والوں کا ایک کھیل ہے۔ جب تحریک انصاف جب الیکشن کے حوالے سے دھرنے دے رہی تھی، نظام کے اندر خامیوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہی تھی، تو جماعت اسلامی اتنی تندہی سے یہ بات نہیں کر رہی تھی، اب آپ کو یاد آ رہی ہے سراج صاحب؟ میں گزشتہ الیکشن جب جماعت اسلامی نے 2008 میں بائیکاٹ کیا تھا، تو یہ اس وقت یہ ہمارا موقف تھا کہ اس الیکشن سسٹم کے موجودے میں غریب کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اور جو دھرنے کی بات کرتے ہو، تو جب میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اسلام آباد میں قبریں کھودنی شروع کیے اور کفن بھاننا شروع کیا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں ریفارمز کی بجائے، اصلاح کی بجائے جمہوریت ختم ہوگی، آئین ختم ہوگا، اور یہ جو رہی صحیح آزادی ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ میں نے اس لیے کوشش کی کہ آؤ مل کر اس الیکشن ریفارمز کی طرف جاتے ہیں، عدالتی کمیشن کی طرف جاتے ہیں، جوڑنے کی طرف جاتے ہیں، تاکہ معاشرہ برباد نہ ہو۔ اور اب بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قبریں نہیں کودنا ہے، کفن نہیں پہنا ہے، بلکہ ایک عوامی جمہوری پرامن جدوجہد کے ذریعے انتخابی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک آدمی ووٹ استعمال کرے اور اس کا بدلہ بھی ان کو ملے۔ سراج صاحب، یہ ہمیں کوئی فارمولہ بتا دیجئے یہ جو پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ایک ایسا نظام آئے جس کے اندر سب کو اپنا اپنا حق ملے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرامن کی بجائے قبریں بھی کھودی گئیں، نعرے بھی لگائے گئے، پارلیمنٹ کی طرف یلغار بھی کی گئی، اس کے باوجود نظام کا تسلط یا وہ لوگ جو حکمران جو ہیں وہ اپنا تسلط قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی پیسفل سٹرگل جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس سے ہٹتے ہوئے، ہلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ دیکھیں، میں گراؤ جلاؤ کی قائل نہیں ہوں۔ گراؤ جلاؤ کے نتیجے میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار مارشل لا آیا ہے، 1958 میں مارشل لا، 1977 میں مارشل لا، 1997 میں مارشل لا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ہم امریت کی طرف چلے، میں اس لیے ایک پیسفل جدوجہد کی بات کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انقلاب آ جائے۔ ہم نے فرانس میں دیکھا، چائنا میں دیکھا، ہم نے وہ سراج صاحب کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس۔ دیکھا، میرا دیش بھی امن چاہتا ہے، ہمارے آلریڈی 65,000 لوگ شہید ہو گئے، ہمیں مزید لاشوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک پرامن دن کا اور ایک پرامن رات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک پرامن سوسائٹی میں بنانا چاہتا ہوں، ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ساری جدوجہد میں آئین کے روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح پشاور میں ہمارے ساتھ ہزارہ لوگ تھے، لیکن ہم نے ٹرین کو ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیا اپنے اس ٹرین مارچ کی وجہ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک سیکنڈ کہیں بھی لیٹ نہ ہو، اور 27 تاریخ تک یہ کراچی پہنچ جائے، اور یہ 3 دن انشاءاللہ ہم ٹرین میں رہیں گے، ٹرین مارچ میں رہیں گے۔ سراج صاحب، یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے جیسا دیس ویسا بیس، مانتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو پیغام دیتے جائیں گے، اب اویئرنیس کریٹ ہوتی جائے گی، نظام کی جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، بنگلہ دیش میں لوگ پاکستان کی محبت میں شہادتیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں، پھانسیوں پہ چل رہے ہیں پاکستان سے محبت کی جرم میں، اور یہاں لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ لوٹ رہے ہیں جن کو عوام نے اختیار دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے، عزت دی ہے، منصب دی ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے، آنے والا الیکشن ان لوگوں کے لیے یوم الحساب بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آنے والا الیکشن بہت ساری سیاسی پارٹیاں، جماعت اسلامی بھی جس میں شامل ہے، لوگوں کو متحرک کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، کیا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت میں کیا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں الیکشن جو ہے 2018 سے پہلے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں عوام ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ایوانوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چہرے آپ کو ایوانوں میں نظر نہیں آئیں گے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حقیقی احتساب ہو گیا اس ملک میں، تو اس وقت جو ایوانوں میں موجود ہے، وزارتوں میں موجود ہے، یہ آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے۔ تو
इलेक्शन के पहले होने की हम बात कर रहे हैं किसी सूरत हाल के नतीजे में, वो आप देख रहे हैं क्योंकि सियासी पार्टियां जो हैं बड़ी तुंदही से जलसे जलूसों की तरफ जा रही हैं और लोगों को मुतहर्रिक कर रही हैं, क्या कहते हैं आप उस हवाले से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को अब हक और झूठ का, सच और झूठ का तमीज़ करना चाहिए। जिन पार्टियों की लीडर इन्वॉल्व है करप्शन में, पनामा लीक्स में, लंदन लीक्स में, दुबई लीक्स में, तो उनसे बाइकाट करें। बाइकआउट तो करें, लेकिन निज़ाम की जब आप बात करते हैं, आप खुद निशानदेही करते हैं कि इस निज़ाम के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी मिसाल मौजूद है, तहरीक इंसाफ की उसके खिलाफ तहरीक और धरने मौजूद हैं। उसी निज़ाम के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि फिर एक दफ़ा एक ऐसा अच्छा इलेक्शन होगा जिसमें ये चेहरे वापस नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह ताला हम माली करप्शन के ख़िलाफ़ भी और इंतखाबी करप्शन के ख़िलाफ़ भी ये जदोजहद कर रहे हैं, और जिस तरह जिन लोगों ने करप्शन की है उसके गिरबान में भी हम हाथ डालेंगे और इंतखाबी सिस्टम को भी ठीक करेंगे। और हम तमाम उन लोगों को जो हकीकी डेमोक्रेटिक्स है, जो हकीकी जमहूरियत पसंद है, इनको इकट्ठा करके इंतखाबी रिफॉर्म्स करेंगे। इंतखाबी रिफॉर्म्स करेंगे। सिराजुल हक साहब नाज़रीन एक और स्टेशन पर पहुंचे और जब लोगों से खिताब करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है करप्शन के हवाले से, वो बात करना चाहते हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं नाज़रीन कि स्टेशन के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या जोशो वलवला यहाँ पे मौजूद है, सिराजुल हक साहब उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। सिराजुल हक साहब इस वक्त पहुँच चुके हैं मजमे के करीब और नाज़रीन लोग जो हैं यहाँ पे नारे लगा रहे हैं इस हवाले से, और हम आपको दिखाएं कि सिराजुल हक साहब जो है खिताब कर रहे हैं इस वक्त। अगर हमारा कैमरामैन आगे बढ़ सके और ये दिखा सके आपको लोगों को स्टेशन के हवाले से किस किस्म का जोशो खरोश लोगों के अंदर पाया जाता है, किस किस्म का माहौल पाया जाता है। सिराजुल हक साहब एक और स्टेशन के ऊपर जहांगीरा रोड यहाँ स्टेशन के ऊपर लोगों से खिताब कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ रुके हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने करप्शन के हवाले से बात की है, उन्होंने एहतसाब के हवाले से बात की है, उन्होंने लोगों को मुतहर्रिक करने के हवाले से बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर हम जब जाएं तो एक अच्छे निज़ाम के तहत जाएं, और साथ साथ वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त कमीशन का बनना और अच्छे TORs का बनना, और अगर अच्छे TORs नहीं बनेंगे तो सिराजुल हक साहब कहते हैं कि उनकी जमात जो है पुरजोर एहतजाज करेगी और नए इलेक्शन के हवाले से वो कह रहे हैं कि अपने लोगों को सामने लेकर आएगी, जिसके नतीजे में बेहतर लीडरशिप यहाँ पर पिंडी के स्टेशन पर पहुँच चुका है। 10 बजे तकरीबन ये ट्रेन मार्च शुरू किया गया। सिराजुल हक साहब ने पेशावर से ये ट्रेन मार्च शुरू करते हुए कहा कि ये ट्रेन मार्च जो है करप्शन के ख़िलाफ़ है। पनामा लीक्स हो या मुल्क के अंदर उमूमी तौर पर जो करप्शन की जा रही है उस हवाले से वो कह रहे थे बहुत ज़रूरी है लोगों को आगाह करना। मुतादिद स्टेशंस पर ये ट्रेन रुकी। सिराजुल हक साहब ने जहाँ पे बातचीत करते हुए कहा कि खुशखबरी देना चाहते हैं हम आपको, और वो खुशखबरी ये है कि हुक्मरान हो या वो तबका हो, इशराफिया हो जिसने इस मुल्क को लूटा है, करप्शन की है, बहुत जल्द हथकड़ियों में आपको नज़र आएगा। क्या ये सियासी स्लोगन है? लोग इस पे यकीन रखते हैं? इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। क्या उम्मीदें लगाकर लोग जो हैं वो यहाँ पर सिराजुल हक साहब का रावलपिंडी में इस्तकबाल कर रहे हैं, कुछ बात करेंगे। सिराजुल हक साहब यहाँ रावलपिंडी पहुँचे हैं, हमें बताइएगा ज़रा आप क्या उम्मीदें वाबस्ता करके आए हुए सिराजुल हक साहब के इस्तकबाल के लिए? इंशाअल्लाह ये जो ट्रेन मार्च पेशावर से शुरू हुई है, इंशाअल्लाह इसी के सबब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में करप्शन की को रोकने में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। कैसे अहम किरदार अदा करेगा? करप्शन में लोग ताकत में बैठे हुए हैं उन पर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, क्या समझते हैं आप? इंशाअल्लाह ये जो आगाही मुहिम जमात इस्लामी ने शुरू की है, ये पूरे उन्होंने ये निचले सतह से ऊपर तक ये आगाही मुहिम उन्होंने शुरू की है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो कि हमारे ऐसे हुक्मरान हैं कि जो खुद जिनके नाम पनामा लीक्स और बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स में हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? खाली ये ट्रेन मार्च से आपको लगता है करप्शन खत्म हो जाएगी मुल्क में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपने जो भाई आए हैं इधर इस्तकबाल के लिए, सिराजुल हक साहब के लिए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सिराजुल हक को खुशामदीद कहते हैं हम चाहते हैं कि ये ट्रेन मार्च से हमारा मसला हल नहीं होगा। नहीं होगा आपका मसला हल? हमें रोडों पे आना पड़ेगा। क्यों है आप ट्रेन मार्च से?
खुश इसलिए हैं कि हमारे सरबराह हैं, अमीर हैं जमात इस्लामी के, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आगाज़ करें, फिर आगे ये है कि हमें रोडों पे आना पड़ेगा, इसलिए मैं सड़कों पे आना पड़ेगा। सड़कों पे आके क्या करेंगे? इमरान खान साहब इतनी देर से सड़कों पर थे, क्या कर लिया सर, हमने किसी के साथ कोई नजायज नहीं करना, हमने अवाम के मसले हल करने हैं। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अवाम के मसले मीडिया में लाती है, और चले बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन क्या ख्याल है जी आपका, ये ट्रेन मार्च हम करेंगे, सिराजुल हक साहब करेंगे, तो करप्शन मुल्क से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नया सा पाकिस्तान बन जाएगा, क्या होगा? तो शुरू में बिल्कुल नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है, लेकिन हुक्मरानों पर ज़रूर दबाव ज़्यादा होगा, और लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे, और हम GI के नौजवान बिल्कुल मुत्तहिद है, पुरज़म है, और सिराजुल हक साहब की मुखलिस क़यादत से तवक्को रखते हैं कि करप्ट हुक्मरान से निजात दिलाना चाहते हैं करप्ट हुक्मरानों से। करप्शन के हवाले से लोगों के, नाज़रीन आपने तासुरात सुने, कुछ और लोगों से बात करेंगे हम इसी हवाले से कि वो क्यों यहाँ पे आए हैं, क्या चाहते हैं। ये आप सिराजुल हक साहब के यहाँ पे इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं? हम सिराजुल हक साहब के साथ आए हैं पेशावर से। आप ट्रेन में सवार थे? हम ट्रेन में सवार। ये क्यों आपने इतना लंबा मार्च किया है, क्या चाहते हैं आप, क्या होगा इससे? ये तो हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं ना, ये हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं पाकिस्तान से, करप्शन का खात्मा। ये चोर लुटेरे डाकू जो है, ये कौन है जो चोर लुटेरे डाकू? और यही जो यहाँ का दौलत लेके बाहर मुल्कों में, जो इंग्लैंड में है ना इकट्ठे हुए हैं, वो चोरों का वो अली बाबा उधर है। तो आप तो ज़ाब्ता-कार बना रहे हैं, कमेटियां बना के उनके साथ बैठे हुए हैं और उन्हें चोर भी कह रहे हैं। ये तो एक तहरीक है ना, एक बुनियाद है जुमा इस्लामी। नवाज शरीफ से यही पूछना चाहते हैं, क्या लंदन में, पाकिस्तान में डॉक्टर मर गए हैं क्या? आपको लंदन में ही डॉक्टर मिले थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सबसे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। अगर आप ईमानदार होते आप लंदन में ना जाते, यहाँ पे इलाज करवाते। लंदन में कौन से डॉक्टर बैठे हुए हैं जी, कुछ बताएंगे हमें? मैं तो एक ही बात करूँगा कि 9291 दबाएं और पाकिस्तान बचाएं। उससे क्या होगा जी 9211? इससे करप्शन रुक जाएगी। जो बाहर का हमारा लोगों का पैसा है, ये जो बाहर है वो वापस आ जाएगा और हमारा मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। ये ट्रेन मार्च करने से कैसे करप्शन रुकेगी, मुझे ये जरा समझाइए। ये मतलब ये करप्शन इसलिए खत्म होगी जी कि ये जब कराची तक पहुंचेगी तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी ने जो कदम उठाया है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा, ये ज़रूर पूरा होगा। अच्छा जी, कैसे बताइए जरा हमें, ये मार्च करने से कैसे करप्शन? ये लोगों को बेदार किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे हिस्से का रिज्क और तुम्हारे हिस्से की खुशहाली चंद खानदानों ने यरगमाल बना रखी है। ये एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें वो पैसे के साथ इस पर काबिज हैं। अच्छा, ये उठाए ना, कोई आवाज तो उठाने वाला हो ना कि करप्शन हो रही है। जब आवाज ही नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? ये अब एक आवाज उठाने का एक तरीका है। करप्शन, नाइंसाफी। इमरान खान साहब ने आवाज उठाई, धरने में बैठे रहे, आपकी जमात ने भी साथ नहीं दिया। अब आप कैसे कहते हैं कि आपके आने से, आपके ट्रेन मार्च करने से तमाम बातें ठीक हो जाएंगी? नहीं, ऐसे है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। जमातें अलग अलग हैं, उनका भी नजरिया अपना है, हमारा जमात इस्लामी का नजरिया है। जमात इस्लामी चाहती है अवाम को बेदार किया जाए, हम अवाम को बेदार करके अवाम की हमायत। आपके ख्याल में अवाम बेदार हो जाएगी? इंशाल्लाह अवाम जरूर बेदार होगी। जब तक सोई हुई थी सोई हुई है, लेकिन अब हम अवाम को बेदार करेंगे। और हम देर लगेगी, कुछ देर लगेगी, कुछ तो लगेगी। सोए हुए हैं ना अभी, आप बेदार कर रहे हैं? हाँ, बेदार कर रहे हैं अवाम को। जब तक अवाम नहीं उठेगी, करप्शन उठ के क्या करें अवाम? क्या करें अवाम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर जमात के अंदर जो है करप्ट लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त नारा करप्शन के खिलाफ लगा रहे हैं। वो इमरान खान की पार्टी हो, वो किसी की पार्टी हो, वाहिद सिराजुल हक की पार्टी है जमात इस्लामी, जिसके अंदर करप्ट लोग मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम जमात इस्लामी के साथ इसलिए हैं कि जमात इस्लामी खुद जो है वो पाक साफ है और करप्शन से पाक है। ये वाहिद जमात है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हम इसके साथ हैं। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को बेदार करेंगे, जब तो लोग बेदार हो गए तो फिर कैसे निजाम बदल जाएगा? आंख खोलेंगे सुबह, निजाम बदल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इलेक्शन से अच्छे इंसान जो है असेंबली में पहुंचे, और अच्छे इंसान जब एक बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो फिर तब्दीली आएगी। जब तक आप ईमानदार लोगों को असेंबली में और इक़्तिदार में नहीं लाएंगे, जब तक इस मुल्क का यही हाल होगा।
آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی, آپ کو کرپشن کو ختم کرنا ہے, نظام کو درست کرنا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بہتر لوگوں کو لانا مقصود ہے. عوام جو جی اچھے نمائندے بھیجیں گی تو نظام درست ہوگا. یہ جماعت اسلامی نے ایک قدم اٹھایا ہے ناظرین. ہم نے جگہ جگہ لوگوں کو اکٹھے ہو کر سراج الحق صاحب کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا ہے, نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھا ہے, جوش اور ولولہ بھی ہم نے دیکھا ہے. کیا یہ ٹرین مارچ کرپشن سے پاک پاکستان بنانے کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا پاناما لیکس کے حوالے سے یہ حکومت کے حوالے سے بہت پریشر گروپ کے طور پر جماعت اسلامی سامنے آ سکے گی, دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک کی صورت میں یہاں سے کرپشن کا خاتمہ کر سکے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو آنے والے دنوں میں مل جائے گا. اور ہمارا کامنٹ یہ ہے, کام اچھا ہے لیکن مشکل. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے ناظرین. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.